डिफरेंशिएशन के बाद हम इंटीग्रेशन आज देखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है न्यूटन साहब डेवलप किए थे, और वो ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने में जहाँ पे फोर्स डिस्टेंस के साथ बदल रहा था, तो उन्होंने पाया कि उसको ऐड करने में डिफिकल्टी आ रही थी ना, जहाँ चीज़ें वेरिएबल होती हैं, बदलती हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। तो न्यूटन ने दिक्कत पाया, तो उसके लिए उन्होंने पूरा इंटीग्रेशन का खोज कर डाला ना। तो कहते हैं ना कि अब इस आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता थी इंटीग्रेशन की, तो उसका आविष्कार जो है न्यूटन ने कर दिया। ठीक है, तो मीन्स इंटीग्रेशन वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय सर न्यूटन। ठीक है, बाद में डिफरेंशिएशन का खोज हुआ ना, लेबनिज साहब आए, तो इंटीग्रेशन पहले आया, फिर डिफरेंशिएशन आया। तो इंटीग्रेशन माने एडिशन, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। इसका ब्रीफ क्या है, इसका बेसिक क्या है? बेसिक देखिए यहां से शुरू होता है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। जैसे आपसे कहें कि अगर ये कोई ग्राफ है, ये y और x का कोई ग्राफ है, फंक्शन है मान लेते हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाए इस ग्राफ और x एक्सिस के x1 और x2 पॉइंट के बीच ग्राफ से यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए y एक्सिस के पैरेलल, यहां से y एक्सिस के पैरेलल। पूछा था कि ये एरिया जरा बताइए कि ये एरिया कैसे हम निकालेंगे। यही समझिए, इसी से आपको इंटीग्रेशन का आइडिया लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एरिया निकालने का आपको तरीका पता है कि अगर कोई रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कि अगर ये कोई कांस्टेंट फंक्शन होता, y अगर कांस्टेंट होता ना, y मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट c होता, और x1 और x2 के बीच एरिया आपसे निकालने को दिया जाता कि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता, तो ये क्या बनता है? एक रेक्टेंगल बनता। तो एरिया क्या होता? एरिया होता बेस इंटू हाइट। तो बेस इज x2 माइनस x1 इंटू हाइट क्या होता है? c क्या है? यही। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या डिफिकल्टी है कि ये कर्व है, y हर जगह बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक xy पॉइंट लेंगे, समझिए बात को। अब कहते हैं कि यहाँ जो हर जगह y c है, इसलिए रेक्टेंगल लग गया। देखिए यहाँ हर जगह y बदल रहा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि x पे ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि x कोऑर्डिनेट पे एक पतला सा रेक्टेंगल लेते हैं, एक बहुत पतला सा रेक्टेंगल लेंगे। ये जो पतला होगा भाई dx होगा, जो हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएशन में, dx मतलब डेल्टा x। ये देखिए dx बहुत 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 पतला ना, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब कि बिल्कुल टेंडिंग टू 0 0 के करीब। तो बताइए अगर ये एक रेक्टेंगल निकला, इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है dx है, और इस रेक्टेंगल का हाइट क्या है? y है ना। ये फंक्शन है, मान लेते हैं y इक्वल टू fx, कोई फंक्शन। तो ध्यान समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रेक्टेंगल था हर जगह c हाइट का था और विड्थ कर दिए। ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, भले ये y हर जगह अलग है, लेकिन ये बहुत पतले dx के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ और यहाँ का y हम लोग क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया dA आएगा, d मतलब बहुत छोटा, d जहाँ है मतलब समझिए वेरी वेरी स्मॉल। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? हाइट इंटू विड्थ आएगा, y इंटू dx आएगा। जैसे यहाँ पे आता था हाइट इंटू विड्थ, तो यहाँ पे y c था, लेकिन यहाँ पे y है, तो y इंटू dx। ठीक है, तो कहेंगे टोटल एरिया क्या होगा? तो इसी को बोलते हैं समेशन ऑफ y dx। समेशन ऑफ y dx मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को इनफाइनाइट पार्ट में पतले 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 पार्ट में स्लाइस में डिवाइड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। अच्छा, समेशन देखिए s को, समेशन मतलब s होता है, समेशन जोड़ s। तो क्या किया गया कि जब इसको थोड़ा सा और इसको खींच दिए तो s ऐसा बन गया। तो इसको कैलकुलस में ऐसा समेशन ना करके ऐसे बोलते हैं समेशन ऑफ y dx, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस समेशन को ऐसे लिखते हैं s, डिजाइनर s है। तो यही है टोटल एरिया A, इसको ऐसे लिखते हैं फ्रॉम x1 टू x2 ना, ये लिखने का तरीका। अब चूंकि y fx है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर ग्राफ y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस बिटवीन पॉइंट x1 एंड x2 इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम x1 टू x2। ये एरिया अंडर कर्व देता है। तो हम
हमको इंटीग्रल y dx क्या देता है, एरिया अंडर कर्व देता है। किसके किसके बीच, ग्राफ फंक्शन का जो ग्राफ है और x एक्सिस के बीच, किन पॉइंट्स में, बिटवीन x1 टू x2। ठीक है। अच्छा, कुछ इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का वैल्यू होता है फ्रॉम x1 टू x2, ये हो जाएगा, देखिए x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है बिल्कुल ना, और ऐसे लिखते हैं x1 टू x2 लिमिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई n प्लस 1 हो गया बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। एक बार क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x2 के पावर n प्लस 1, एक बार अपर लिमिट, और माइनस x1 टू पावर n प्लस 1, एक बार x की जगह x2 लिखेंगे, फिर x1 लिखेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n x पावर n माइनस 1 होता था, एक पावर कम हो जाता था, यहाँ एक पावर बढ़ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन और रिवर्स प्रोसेस। क्योंकि इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x पावर n आ जाएगा, देखिए n प्लस 1 x पावर n एक पावर हो जाएगा, देखिए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि ये एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है। हमसे पूछा जा रहा है कि ग्राफ और x एक्सिस के बीच एरिया बिटवीन 0 टू 3 बताइए। व्हाट इज एरिया बिटवीन ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस बिटवीन पॉइंट 0 टू 3। तो अब देखिए सिंपल कर्व होता तो क्या होता, सिंपल जो कर्व होता, ठीक है, ट्रायंगल होता फट से करते, लेकिन ये पैराबोला है तो एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, या ग्राफ पेपर से आप ना ग्राफ डिजाइन करके दिन भर में जो एरिया निकालेंगे मेहनत करके, वो इंटीग्रेशन देखिए एक लाइन निकलेगा, क्या कहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मीन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां, 0 से लेकर 3 के बीच में। तो क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 मतलब x पावर 3/3, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर 3, देखिए क्या आ जाएगा 1/3, 3 क्यूब मतलब 27 माइनस 0 क्यूब, 0 क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा, 27/3 क्या आंसर है, 9 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। ठीक है, तो आप एकदम आराम से समझ जाइए कि एरिया कैसे मींस इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन हमको एरिया देता है, इंटीग्रेशन से हम ऐड करते हैं, कहाँ पे ऐड करते हैं, जहां पे चीजें वेरिएबल होती हैं, जहां पे फंक्शन ना, जहां पे कि वेरी करे वहां पे एडिशन हम लोग करते हैं ना। तो आपको और एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चलिए एक ट्रायंगल वाला एग्जांपल लेते हैं। ये तो मान लीजिए पैराबोला में आपका है, ठीक है, इसको जरा और सिंपल में बताइए। तो चलिए हम ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स का चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल सा y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स जैसा आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन है, हमें एरिया निकालना है बिटवीन 0 टू मान लेते हैं कि 0 टू 4, चलिए एरिया निकालना है। तो क्या होगा एरिया ट्रायंगल, तो सिंपल अगर ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, जो एरिया आएगा ये आ जाएगा हाफ बेस, बेस इज 4, हाइट इज आल्सो 4, क्योंकि y x के बराबर है, एरिया आ गया 8। ठीक है, या अगर कैलकुलस यूज करते तो एरिया क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो y dx का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कहां से कहां, 0 से 4, 0 से 4, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 टू 4, 1/2, देखिए ये n प्लस 1 नीचे आ जाता है, 1/2, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 16/2, आंसर क्या आया, 8 आया। ठीक है, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। जैसे आपसे पूछता है कि ये बताइए कि ये वाला एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया 2 to 4 वाला एरिया निकालना है, तो ये एरिया क्या होगा, ये जो एरिया आएगा a1 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा इंटीग्रल ऑफ वही x dx, अब लिमिट कहां से कहां, 2 to 4 लगा देंगे, तो 1/2 x स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां, 2 to 4, तो 1/2 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 से 4 था तो पूरा एरिया निकला था, अब हमें 2 to 4 चाहिए, तो क्या होगा, हमें ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, मान लीजिए ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 4 16 माइनस 4 12/2, तो आंसर क्या आ गया 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। ट्रेपेजियम का आप निकाल के देखिए, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ
इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बिटवीन डिस्टेंस। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, 4 2 6 और इनटू डिस्टेंस कितना है 2, 2 इंटू 6/2 क्या है 6 ही आया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या देता है हमको एरिया देता है। ये है डेफिनेट इंटीग्रल ना। तो ये हम लोग डेफिनेट, क्योंकि जनरली हमें डेफिनेट इंटीग्रल का ही यूज आएगा फिजिक्स में ना। और जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल हम लोग कहते हैं कि उसमें लिमिट नहीं लगता है। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये देखिए है x पावर n dx, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो ये होता है x पावर n+1/n+1 और प्लस c, कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जैसे मान लेते हैं कि कोई पूछे कि ये बताइए कि ये सही है कि नहीं, बिल्कुल जब इस दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, और इसका डिफरेंशिएशन x पावर n आ जाएगा। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे की चूंकि रिवर्स प्रोसेस है, जब d/dx करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। देखिए ये होता है d/dx ऑफ इंटीग्रेशन fx dx जो होता है वो सिंपली fx होता है ना। ये d/dx ऑफ इंटीग्रेशन fx dx क्या होता है, सिंपली fx होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का रिवर्स ही क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स ही डिफरेंशिएशन होता है। कुछ और इंटीग्रेशन कुछ और स्टैंडर्ड जान जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा, -cos x + c होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, sin x + c होगा। कांस्टेंट, डेफिनेट में कांस्टेंट नहीं रहता। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है -sin x, तो -sin x का क्या होगा cos x होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx क्या होगा, e के पावर x + c। क्यों होता है ये, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 + x² क्या होता है, dx by 1 + x² क्या होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स क्या होता है इसका, dx by 1 + x² का, तो ये होता है क्या होता है बताओ, dx by 1 + x² का tan इनवर्स x होता है ना। तो tan इनवर्स x + c होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ dx by x² - a² का a² - x² का ये होता है sin इनवर्स x/a और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब में 1/a sin इनवर्स। इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 - x² का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होगा ना, sin इनवर्स x + c। और जहां पे कांस्टेंट डेफिनिट होगा वहां पे कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन जो होता है हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करके निकालते हैं ना, कुछ इंटीग्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करके निकालते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए क्या होता है। तो कुछ ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx by x² + 2। ठीक है, इसको मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेट करना है। अब तो इसका इंटीग्रेशन जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हम लोग कहेंगे देखिए हमें पता चल गया कि अगर x² + 2 को हम लोग t मान लें, ध्यान से देखिए, अगर x² + 2 को हम लोग t मान लें तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में 2x dx/dt, चेन रूल, तो 2x dx/dt cos 2 का तो 0 होगा और dt का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कर दिए। इसका मतलब 2x dx का वैल्यू क्या हो गया, dt हो गया। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया 2x dx का dt हो गया,
और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम लोग टी माने तो डी टी बाई टी हो गया। और डी टी बाई टी डी एक्स बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो डी टी बाई टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। लॉग टी प्लस सम कांस्टेंट, और टी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया और प्लस कांस्टेंट सी आ गया। समझ में आया? तो ये मेथड इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और चलिए करते हैं इस पे क्वेश्चन, एक और करिए, फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल फिजिक्स में आएंगे या कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेंगे। एक और करते हैं हम लोग, एक और करते हैं क्वेश्चन इस पे सॉल्व। मान लेते हैं कि हमें जानना है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बाई sin स्क्वायर x प्लस 2, cos x dx बाई sin स्क्वायर x प्लस 2, मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ क्या हम साफ दिख गया कि मान लेते हैं लेट sin x इक्वल टू टी, लेट sin x इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x dx किसके इक्वल टू हो जाएगा, dt के, तो यहाँ उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल टू आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई ये क्या हो जाएगा, sin x तो t है तो t स्क्वायर प्लस 2, और डी इसका क्या होता है, इसका होता है dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये मान लेते हैं कि ये था आपका dx बाई dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये अंडर रूट मान लेते हैं ना, ये मान लेते हैं अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये मानते अंडर रूट नहीं है क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो टफ हो जाएगा, जो बताए थे tan इनवर्स वाला वही है, वही फॉर्म जो लिखे थे सही लिखे थे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होता है dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या होता है tan इनवर्स x बाई a ना, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये, तो इसको क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स x बाई a, तो x बाई a मतलब t बाई रूट 2, और हम t जानते हैं कि किसको रखे थे, sin x को, तो अंत में वैल्यू रख देंगे, तो 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स sin x बाई रूट 2, इसका क्या हुआ, इसका आंसर प्लस कांस्टेंट तो रहेगा ही इंटीग्रेशन का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग बोलते थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जहां जैसा क्वेश्चन आएगा वहां हम लोग देख लेंगे ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो तुरंत देखते ही हमें समझ में आता है क्या पुट करना है ना। जैसे कोई पूछे कि ये बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx बाई एक्स क्यूब प्लस 2, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि हम लोग एक्स क्यूब प्लस 2 को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, तो 3x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन सिंपली क्या आ गया, dt बाई टी आ गया, तो dt बाई टी मतलब log t प्लस c, और t है कितना, x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो गया log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 और प्लस क्या, प्लस c ना। तो ये इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन है, और ये बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे कभी ऐसा ये क्वेश्चन आया, मान लेते कि हमें ये इसका वैल्यू निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मान लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ना, ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखने से क्या लग रहा है, देखने से लग रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट करें कि हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो लग रहा है कि लेटेस्ट देखिए ये सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, लेट x इक्वल टू a tan थीटा, ध्यान से देखिए, लेट x इक्वल टू a tan थीटा, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा a
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखिए ना, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारा जो इंटीग्रेशन, अब देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है ना, या चलिए ये 0 से इन्फिनिटी हम लोग करते हैं, जब x का वैल्यू 0 है तो tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है ना, तो और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो tan का कौन सा वैल्यू इन्फिनिटी होता है, π/2, तो ये चेंज हो जाएगा 0 से π/2 ना, तो 0 से π/2 और dx में हम लोग क्या कर देंगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे मानते चलिए अंडर रूट मान लीजिए नहीं है ना, dx/a² प्लस x स्क्वायर सिंपल, ठीक है। अच्छा, जब x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया, नीचे भी आ गया a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये सिंपली क्या बचा, 1/a डी थीटा का इंटीग्रेशन, कहां से कहां, 0 से π/2, और डी थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ π/2 रखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, π/2 है इस क्वेश्चन का। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। या दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था सिंपली इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, और tan इनवर्स क्या होता है, इन्फिनिटी, π/2, तो उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। इंटीग्रेशन का कुछ यूज हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, कोई सर्कल है, इसका एरिया जो है कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे पता चलता है कि सर्कल के लिए πr² होता है, तो इंटीग्रेशन से ही पता चलता है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, तो सर्कल को छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर, देखिए यही तरीका सीखना है। हम लोग x रेडियस का एक रिंग ले लेंगे और इसको कितना मोटा कर देंगे, इसका थिकनेस dx कर देंगे, यही एलिमेंटल लेने का तरीका है, ऐसे ही इंटीग्रेशन सीखा जाता है। तो हम लोग इस सर्कल को, एक r रेडियस का सर्कल है, उसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे कि इस सर्कल को छोटे छोटे इनफाइनाइट रिंग्स में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए एक हम लोग ये एक सर्कल बनाते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कुछ इंक में मोटाई होगा, तो इस इंक का हमें एरिया निकाल लेना है। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से लाखों करोड़ों रिंग से मिलकर ये पूरा सर्कल बना हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, एक्स रेडियस का एक सर्कल है जिसको कितना मोटा कर दिया गया, dx मोटा कर दिया गया। जब इसको हम लोग फैलाएंगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो x रेडियस है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2πx, और मोटाई कितना है, dx। तो अगर इसको कट करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको जब कट करके ऐसे फैला देंगे तो एक स्ट्रिप निकलेगा, कितने लेंथ का, 2πx, कितने विड्थ का, dx। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप का एरिया जो dA हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, dA हो जाएगा 2πx dx। यही तरीका सीखना है हमको। क्या करना था, सर्कल का एरिया निकालना था, सर्कल को क्या कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड कर दिए, तो इनफाइनाइट रिंग से मिलके क्या बनाया, डिस्क, समझिए डिस्क का हमें एरिया निकालना है। तो जो सर्कुलर डिस्क है इसका एरिया निकाला, उसको हम लोग रिंग्स में डिवाइड कर दिए, तो 2πx dx, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2π, मतलब सबको ऐड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, एडिशन ही करना होता है, मतलब इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां, 0 से लेके r तक। ठीक है, तो 0 से r तक, क्योंकि जो सबसे छोटा वाला जो सेंटर पे होगा वो एक बिंदी वाला रिंग होगा, कितने रेडियस, 0, और सबसे बड़ा रेडियस कितना होगा, कैपिटल R। तो जो सेंटर वाला रिंग है 0 रेडियस का, बाहर वाला रिंग कैपिटल R, सबको जोड़ देंगे, टोटल मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का, तो x मतलब x⁴ dx, तो क्या हो जाएगा, x²/2, तो क्या होगा 2π × x²/2, 0 से r, तो 2 से 2 कट गया, और r² - 0² केवल r² बचा, तो आंसर आ गया πr²। ये तो सबको पता है कि एरिया क्या होता है सर्कल का, πr² ही होता है, लेकिन कहां से आता है ये नहीं पता था। कहां हमें आज पता चल गया कि सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। तो समझ में आया इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन से हम लोग क्या निकाल लिए, सर्कल का एरिया निकाल लिए। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से चलिए हम ऐसा करते हैं कि
ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन से चलिए हम लोग प्रूव करते हैं कि सरफेस एरिया, चलिए इंटीग्रेशन से प्रूव करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सर्कल था। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। किसी स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, क्या यूज करके, इंटीग्रेशन यूज करके। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखिए कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कोई स्फीयर है आर रेडियस का, आप जानते हैं क्या होता है सरफेस एरिया स्फीयर का, हमको पता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी बात को हमें आज प्रूव करना है कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए कैसे करेंगे, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो कैसे करेंगे, डिस्क था तो उसको तो रिंग में बांट दिए, इसको क्या करेंगे, इसको भी रिंग में बांटेंगे, ठीक है। तो कैसे रिंग में बांटेंगे, ध्यान से देखिए ना, ध्यान से एकदम देखिएगा। क्या करेंगे हम लोग कि एक स्फीयर को लेंगे ऐसा ना, तो ऐसा करेंगे, एक हम लोग आर्क लेंगे, ध्यान से देखिए एकदम, एक हम लोग थीटा एंगल पे, इसका रेडियस ये कैपिटल आर है, एक थीटा एंगल पे एक डी थीटा आर्क लेंगे ऐसे, डी थीटा बहुत पतला है ना, ऐसे देखिए। और इस डी थीटा क्या करेंगे, ऐसे चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे घुमा देंगे। जब ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब समझिए ये जो आपका आर्क है ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल का आर्क ऐसे घूम गया तो क्या निकाला, एक रिंग निकाला, कितने विड्थ का, तो ये जो ऐसे घूम जाएगा चारों तरफ ना, जो ये चारों तरफ ये पट्टी घूम गया तो ये एक क्या निकला, एक देखिए ये एक रिंग निकला ना, ये भी एक रिंग निकला ना, कितने विड्थ का, तो ये जो एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क मान लेते हैं ds लेंथ का बाई आर, तो ये जो विड्थ ds है वो क्या है, ये तो आर डी थीटा है। तो अब ये बताइए, ठीक है, अच्छा ये जो रिंग है उसका रेडियस क्या है, मान लेते हैं ये स्मॉल आर रेडियस है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा, ये आर है ये थीटा है, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो गया, आर कॉस थीटा। तो ये जो रिंग निकला एक चक्कर घुमाने में उस आर्क को, तो इस रिंग का जो चौड़ाई है वो आर डी थीटा है, और इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है, तो इस रिंग का जो एरिया होगा डी ए वो क्या होगा, 2 पाई आर लेंथ हो गया, और मोटाई कितना है ds, तो 2 पाई आर ds, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और जब आपको इस रिंग को घुमा के अलग, देखिए अभी ऐसे घुमाएंगे तो थीटा इक्वल टू 0 घूमेगा तो कितना बड़ा रेडियस निकलेगा, आर रेडियस, ठीक है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री घूमेगा, कितना रेडियस निकलेगा, आर बाई 2, 30 डिग्री 70 डिग्री कुछ। इसका मतलब है कि पूरे अगर स्फीयर को कवर करना है तो इस थीटा को 0 से लेके 90 तक रखेंगे तो ऊपर वाला कवर होगा, और उसको जब 2 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। इसका मतलब जो टोटल एरिया ए हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ना 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां 0 से पाई, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, या दूसरा तरीका ये भी है कि एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, कहां से कहां -π/2 से +π/2। तो आप पढ़ेंगे आगे चल के कि fx dx -a to a होता है 2 टाइम्स fx dx, या अभी जान जाइए 0 से a। अगर ये fx क्या है, अगर ये fx एक इवन फंक्शन है, और नहीं तो क्या होता है, 0 होता है। 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन ना, ठीक है। ये 0 कब होगा, किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। व्हाट इज इवन एंड व्हाट इज ऑड, व्हाट इज इवन एंड व्हाट इज ऑड। तो कहते हैं कि fx अगर f ऑफ -x अगर fx है
if f of minus x is fx, then fx is even. If f of minus x is minus fx, then fx is odd. जैसे कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, क्योंकि माइनस करके भी स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा। f ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही। लेकिन fx इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा, एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि जब इसको माइनस करके क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा। साइन एक्स, fx इक्वल टू साइन एक्स, यह ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। जबकि fx इक्वल टू कॉस एक्स, यह एक इवन फंक्शन है, क्योंकि f ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो ये जो फंक्शन है, अगर हम दूसरे तरीके से अगर कोई कहता है व्हाट इज एरिया, तो हम लोग एरिया को ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कितना, ये dA। ठीक है, तो अपने आप क्या हो जाता है, क्योंकि कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, तो अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप वो 2 टाइम्स वाला हो जाता है। देखिए इवन फंक्शन के लिए तो वही हम लोग का या तो वो लॉजिक लगाए या तो ये कहिए 2 गुना कर दिए, खैर वो बात छोड़िए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां बताइए, 0 से पाई बाई 2। और इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस का साइन, और साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली आ गया 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां, 0 से पाई बाई 2, तो 4 पाई आर स्क्वायर साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, मतलब साइन 90। तो फाइनल आंसर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो प्रूव हो गया कि स्फीयर का एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। कहां से आया ये, इंटीग्रेशन से आया। कहां से आया, इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो आराम से नोट कर लीजिए। स्फीयर के बाद वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देख लेते हैं। ठीक है, यहां भी इंटीग्रेशन यूज होगा। कोई स्फीयर है, उसको वॉल्यूम निकालना है। आर रेडियस का स्फीयर है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है आर रेडियस का, इसको वॉल्यूम निकालना है। गोला बनाना बिल्कुल, चलिए जो भी है आर रेडियस का स्फीयर, इसको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी जो हमने टेक्निक सीखे थे कि सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर किससे मिलकर बना होगा, हॉलो स्फीयर से। पत्ते के अंदर जैसे पत्ता गोभी है, एक पत्ते के अंदर दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ते तीसरा पत्ता, ऐसे ऐसे करके सॉलिड बन गया। तो मान लेते हैं कि एक्स रेडियस का एक स्फीयर है और इसको क्या कर दिया, इसको dx मोटा कर दिया। समझिए बात को, जैसे कैनवस का बॉल होता है, कैनवस का बॉल जो खेलते हैं टेनिस बॉल क्या होता है ना, ऐसा होता है, कुछ तो मोटाई होता है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मान लेते हैं ये बहुत पतला है ना, समझिए प्लास्टिक का बॉल ना, जो प्लास्टिक बॉल खेलते हैं उसका कुछ पतला होता है ना, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो एक्स रेडियस का है और कितना मोटा है, dx मोटा है ये, तो इसको बोलते हैं एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। दिस इज कॉल्ड एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। क्यों एलिमेंटल, क्योंकि इसी के जैसे लाखों हॉलो स्फीयर्स मिलके आपका सॉलिड स्फीयर बना हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालना है। ठीक है, तो पूरा ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है, इसी जैसे लाखों हॉलो स्फीयर्स मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम dv होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम dv क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस। तो इसका भी सरफेस एरिया भी जाने थे, क्या होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर। जैसे तो इसको अगर काट के फैला दिया जाए तो कितना सरफेस है टोटल, 4 पाई एक्स स्क्वायर, और कितना मोटा है dx, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx हो गया dv। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। और फिर कहां से कहां, अंदर छोटे गोले से लेके सारा ऐसे 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 सबको ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, सारे गोले को, सारे एलिमेंटल हॉलो स्फीयर को जोड़ देंगे, 0 से लेके बाहर तक, क्या मिल जाएगा, 0 से कैपिटल आर तक टोटल ऐड हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर तैयार हो गया। तो और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 2 का मतलब होता है एक्स की पावर 3/3, तो 4 पाई एक्स पावर 3/3 एक्स पावर n+1/n+1, 0 से लेके r तक
तो 4π/3 यहाँ पे आ जाएगा, एक बार x की जगह r क्यूब रखेंगे माइनस 0 क्यूब रखेंगे तो क्या आ गया 4/3πr³। यही तो होता है स्फीयर का वॉल्यूम। समझ में आया? इसका मतलब 4/3πr³ जो लोग रखते हैं वो कहाँ से आता है, इंटीग्रेशन से ही आता है, सीख लीजिए।